सास बहू का झगड़ा। सूरज ढले घंटा भर हो गया मगर अब तक महारानी के कदम घर में नहीं पड़े। सास चिल्ला रही थी। बहू हाथों में थैलियां लटकाए घर में घुसती है। आ गई बहू रानी। शॉपिंग के आगे समय का तो तुझे कोई तकाजा है। बस एक बार नोटों के बंडल बहुरानी के हाथ में पड़ते नहीं, बस आजाद परिंदे की तरह निकल पड़ती है खरीदारी के लिए। सास के शब्द खत्म नहीं होते कि बहू सास पर बिगड़ जाती है। अरे तो आपका कलेजा क्यों फट रहा है? आप भी आए दिन सायरा बानो बनकर शॉपिंग करने जाती है। मैंने तो कोई रोक टोक नहीं की, मगर आपकी तो आदत है बहू की खुशियाँ खराब करने की। जब देखो किचकिच करती रहती है। हाय हाय कैसी बेशर्म बहू पल्ले पड़ी है। अरे अरे देखो देखो दुनिया वालों, मेरी लड़ाकू बहू अपनी बूढ़ी सास से कैसे झगड़ा लड़ती है। हाँ हाँ सासू माँ, सारी गलती तो मुझ बहू का ही है। आपने तो जैसे मुंह में दही जमा रखी है। ये है सौदामिनी और बबीता जो मनिकपुर मोहल्ले में रहती हैं। दोनों सास बहू हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ती रहती हैं। बिल्कुल आज के जैसे पूरा मोहल्ला सास बहू के झगड़े देखकर फुसफुसा रहे थे। तभी दोनों के पति सुरेश और राजेश घर लौटते हैं। बाबूजी ये शोरगुल कैसा है? सामने देख राजेश, फिर ये सास बहू चौखट पर खड़ी होकर चिल्ला रही हैं। चल जल्दी। माँ, बबीता, ये सब क्या चल रहा है? अजी मुझसे क्या पूछते हो? अपनी झगड़ालू माँ से पूछो। हाँ, मुझे झगड़ालू बोलती है? तू तो जैसे दूध की धुली है। सास बहू के बीच के झगड़े को बढ़ता देखकर ससुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बोलता है, अरे अब थम भी जाओ। एक दूजे से झगड़ने में दोनों सास बहू तुमको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पूरा मोहल्ला तुम्हारा झगड़े का मजा ले रहा है। बेचारे बाप बेटे सास बहू को समझा बुझा कर झगड़े को खत्म कर देते हैं, मगर ये शांति ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाली थी। अगली सुबह, बहू, वो तेरे पास जो गुलाबी रंग की साड़ी है ना, वो इस्त्री कर दे। आज शाम को मैं रज्जो की बहू की मुंह दिखाई में वही पहन कर जाऊंगी। माफ करना माँ जी, मगर मुझे अपनी साड़ी का सत्यानाश करने का कोई शौक नहीं है। अरे मैं तेरी साड़ी को खा थोड़ी जाऊंगी, एक बार पहनकर लौटा दूंगी। और ये मत भूल, वो साड़ी तूने मेरे बेटे की कमाई से खरीदी हुई है। आपके बेटे का तो पता नहीं माँ जी, मगर वो साड़ी मैंने अपने पति के पैसे से खरीदी थी। और इतना ही बहू की साड़ी पहनने का शौक है तो पहले वजन घटाइए, क्योंकि काम तो आप करती नहीं, दिन भर पलंग पर पसर कर ठकम ठेले ठूसती रहती हैं। ये सुनकर बहू के आगे सास का मुंह बंद हो जाता है और बहू इठलाते हुए रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी सास खुद में फुसफुसाती है, अपने फिट एंड फाइन फिगर पर बहुत नाज है ना बहू रानी तुझे। सौदामिनी के मोटापे का मजाक बनाए है ना, इसका भुगतान तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। बहू को कामों में अस्त व्यस्त देखकर सास दबे पांव उसके कमरे में घुसकर कबोर्ड में रखी साड़ी को प्रेस से जलाकर कहती है, अब देखती हूँ कैसे पहनती है ये जली हुई साड़ी। सास कमरे से जाने ही वाली होती है कि अचानक उसकी निगाहें आईने के पास सजी हुई मेकअप पर घूम जाती है और झगड़ा मोल लेने के लिए वो सारा मेकअप तहस नहस करके कहती है, आहा, अब जैसे ही बहू इस टूटी फूटी काया पलट की किट को देखेगी, जीते जी समाधि पर लेट जाएगी। कामकाज खत्म करके जैसे ही बहू कमरे में आती है तभी उसकी सीधी नजर शीशे पर जाती है। मेरा मेकअप किट कैसे टूट गया और ये कपड़ों की अलमारी खुली कैसे है? जैसे ही बहू अलमारी खोलती है तो जली हुई साड़ी उसके हाथ लग जाती है। तभी राजेश और सुरेश दफ्तर से घर में घुसते हैं। गुस्से से तिलमिलाई बहू बोलती है, माँ जी, कहाँ है आप माँ जी? अरे क्या बात है बहू रानी, यूं गुस्से में गरज क्यों रही हो? ज्यादा भोली बनने का ढोंग मत कीजिए माँ जी। मुझे मालूम नहीं था कि आप लड़ने झगड़ने के साथ साथ लोमड़ी जैसे शातिर भी हैं। मैंने आपको साड़ी देने से मना क्या किया? आपने मेरी साड़ी जला दी, यहाँ तक कि मेरे महंगे मेकअप किट को भी बर्बाद कर दिया। अरे बहू, ये क्या बक रही है? मुझे तेरे मेकअप से क्या मतलब है? देख, आज मेरा झगड़ा झंझट करने का कोई इरादा नहीं, तो आप मुंह नहीं खोलोगी? ठीक है, कसम है मुझे मेरे मेकअप किट की। आपको दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी आपकी बहू बबीता नहीं।
इतने के बाद दोनों सास बहू के बीच तू तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे बस भी करो। आप सास बहू जब देखो झगड़े झंझट के चक्कर में घर को महाभारत का मैदान बनाए रहती हो। अरे आप दोनों के झगड़े ने हम बाप बेटे का हाल बेहाल कर दिया है। अरे कुछ तो सोचो हमारे बारे में। अरे मुझे क्या कहता है, अपनी झगड़ालू बीवी को बोल। फिर दोनों सास बहू अपने कमरे में चली जाती हैं और सुरेश कहता है, राजेश, अब बेटा अब जो है पानी सर से ऊपर हो रहा है। ये जो है इस सास बहू के कलेश का कोटा ऐसे बंद नहीं पड़ने वाला। अब हम बाप बेटे को ही कुछ पैरवी पैतरा आजमाना पड़ेगा, बुझ रहा है। अगली सुबह जब बहू चौखट पर झाड़ू लगा रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाली चुगलखोर मंडली की मंगला बहू से बोलती है, अरे कैसी है सौदामिनी की बहू। मेरी छोड़िए मंगला मौसी, आज आप अपनी चुगलखोर मंडली को छोड़कर मेरा हालचाल पूछने कैसे चली आई। अब बहू मंगला तेरी झगड़ालू सास के जैसे पत्थर दिल थोड़ी है। जाने क्या देख परख कर तेरे मायके वाले ने तुझे इस झगड़ालू लुगाई की बहू बना दिया। सारा दिन तुझ लाचार बहू से लड़ती झगड़ती रहती है। खुद तो खा खा कर बाहुबली बनी बैठी है, मगर तुझे बहू से बाई बना दिया है। अरे ऐसी सास को तो नरक भी नसीब नहीं होगा। हॉल में बैठी झगड़ालू सास कान खड़े करके मंगला और अपनी बहू की बात सुन रही थी, जिसके कारण गुस्से से सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वो चौखट पर आने को बढ़ती है, उतने में बहू मंगला पर बिगड़ जाती है। मंगला मौसी, अपनी ये चंटी चाट भरी चाल किसी और के सामने चलना। बबीता अपनी सास की बुराई में एक शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात झगड़े की, तो हर सास बहू के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। जाइए, जाकर कहीं और कीजिए मंथराई। हाँ हाँ, रुकना भी कौन चाहता है। अपने प्रति पहली बार बहू के मुंह से बड़ाई सुनकर सास के मन में बसे बहू को लेकर सारे बैर मिट जाते हैं। फिर उस रात जब सास खाने की मेज पर बैठी हुई थी, तभी बाप बेटे वहां आते हैं। अरे आ गए आप, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। खाने पीने की छोड़ो भाग्यवान, आज हम दोनों बाप बेटे ने एक जरूरी फैसला लिया है। कैसा फैसला ससुर जी? हम बाप बेटे ने तुम्हें हर तरह से समझा बुझा कर देख लिया, मगर तुम सास बहू का झगड़ा जो है इस सलटने का नामे नहीं लेता है। इसीलिए मैं तेरी सास को जो है वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? और कलेश तो कटेगा कम से कम। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू उफन पड़ते हैं। तभी राजेश कहता है, माँ कहीं नहीं जाएगी पिताजी। सारे फसाद की जड़ मेरी बीवी बबीता है, इसलिए अब ये अपने मायके जाएगी। फैसला सुनकर सास का मुंह फीका पड़ जाता है और वो चुप्पी तोड़कर बोल पड़ती है, बस करो तुम दोनों बाप बेटे। तुम होते कौन हो हम सास बहू को अलग करने वाले? अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटर पटर होती रहती है। अरे बिना कलेश लिए तो मैं रह लूंगी, मगर बिना बहू के मुझ बुढ़िया का दिन कैसे कटेगा? माँ जी, बगैर आपकी डांट के मैं भी नहीं रह सकती हूँ। मैंने बहू होने का कोई अदब नहीं निभाया, हमेशा आपके ताने बानों का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सभी गिले शिकवे भुलाकर सास बहू गले लग जाती हैं। तभी दोनों बाप बेटे चीख पड़ते हैं, हमारा प्लान सफल रहा। कैसा प्लान? हमने तुम सास बहू के झगड़े को सुलझाने के लिए सारा खेल रचा था, जिसमें मंगला ने हमारा साथ दिया था। ये सुनकर सास बहू जोर जोर से हंसने लगती हैं और इस तरह से बाप बेटे की साजिश ने झगड़ालू सास बहू का मेल करा दिया। मगर हर कुछ दिनों पर सास बहू के कलेश का क्लाइमेक्स नजर आ ही जाता है। सलोनी एक गोरी चिट्ठी, पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की थी। उसकी माँ जानकी ने बिना अपनी बेटी की मंजूरी के नमन नाम के सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी तय कर दी और उसकी फोटो देखकर सलोनी बम की तरह फटते हुए कहती है, माँ ये क्या है? इतना गंदा मजाक तो मत करो मेरे साथ। इसे देखिए और मुझे देखिए, कहाँ से लगता है कि हम दोनों पति पत्नी भी हो सकते हैं? बेटा, मैंने सब सोच समझ कर ही तेरी शादी तय की है और शादी तोड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। नमन बहुत अच्छा लड़का है। अरे तू दोनों हाथ से पैसा उड़ाएगी? नहीं माँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैं ईद का चांद हूँ और वो काली अमावस की रात। देख सलोनी, लड़का अच्छे घर का है और तेरी शादी होगी। सलोनी अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और अपने कमरे में बंद हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ उसे खूब समझाती है और आखिर में उसकी शादी ना चाहते हुए भी नमन से हो जाती है।
तभी रात में जब सलोनी घूंघट करके बैठी थी तो नमन उसके करीब आता है। ये देखकर सलोनी खुद घूंघट उठाकर बोलती है, देखिए, मैं आपकी गलतफहमी को आज ही दूर कर देती हूँ। मेरी मर्जी से ये शादी नहीं हुई है। मैंने अपनी मम्मी पापा की खातिर शादी की है। आप जैसे लड़के से शादी करने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। 16 सोमवार के व्रत रखे थे मैंने शिव जी के इतने मन से, और मिला क्या मुझे? आप जैसा काला पति। सलोनी जी, मैं नहीं जानता कि आप पर शादी करने का दबाव है। दूसरी बात, आपको मेरे कालेपन से दिक्कत है, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इंसान को सूरत से नहीं, सीरत से देखना चाहिए। जो भी हो, मैं आपके साथ इस वक्त पति पत्नी की तरह रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे समय दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आप मेरे साथ दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है। ये कहकर दोनों अलग अलग सो जाते हैं। अगले दिन सलोनी तैयार होकर अपनी सास अंजना के पैर छूती है। जीती रह बहू। अच्छा बहू, तू थोड़े गहने वहने पहनकर तैयार हो जा। वो क्या है ना, तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखी है मैंने। जी माँ जी, मैं होती हूँ तैयार। कुछ देर बाद सलोनी तैयार होकर घूंघट करके हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी पड़ोसन माया कहती है, अरे बहू, तूने बड़ा इंतजार करवा दिया। तभी माया उसका घूंघट उठाती है, जिसे देखकर वो शगुन देकर बोलती है, हाय रब्बा अंजना, बहुत बहुत सोनी बहू लाई है। अरे पूरी रसमलाई जैसी गोरी चिट्टी है। ऐसी बहू तुझे कहाँ से मिल गई? बस मिल गई। बड़ी सुंदर है मेरी बहू वैसे। वो सब तो ठीक है, पर तेरे काले जैसे बेटे के साथ तेरी सलोनी बहू कैसी रहेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बहू तो उससे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरी नामंजूरी से शादी हुई है, लेकिन मेरी किस्मत में ये काला दाग आ गया। कल्याणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? मेरा बेटा किसी से कम नहीं है, सरकारी नौकरी है उस पर। ओहो, अब समझी। बहू, कहीं पैसों के लिए तो तूने नमन से शादी नहीं की? आंटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की? मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की। तो ऐसी छोटी सोच वाली बातें आप अपने छोटे से दिमाग में रखें। गोरा होने का भी कोई फायदा नहीं जब किस्मत में काला पति ही मिलना हो। इसे कहते हैं गोरी बहू की काली किस्मत। तू गोरी है, कम से कम मैं तुझ पर 2000 का नोट तो न्यौछावर कर ही सकती हूँ। उन दोनों की ये बदतमीजी देखकर उन्हें घर से रफा दफा कर देती है। तभी अंजना कहती है, बहू, तू इनकी बात का बुरा मत मानना। हाँ माँ जी, मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है ना। ताना देकर सलोनी अपने कमरे में चली जाती है। शाम को नमन ऑफिस से आकर उससे कहता है, सलोनी जी, शादी के बाद मैंने आपको कुछ तोहफा नहीं दिए, इसलिए चॉकलेट लाया हूँ। दूसरा, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको कल रात सब कुछ कह दिया था ना, फिर भी आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद यू। सलोनी जी, मैंने आपसे एक मौका मांगा था। प्लीज प्लीज चल लीजिए सलोनी जी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। दीजिए अब चॉकलेट। सलोनी उससे चॉकलेट ले लेती है। नमन मन में बोलता है, सलोनी बाहर से सख्त होने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल नरम है। मैं जानता हूँ, एक दिन आप मुझे अपना ही लोगी। कुछ देर बाद दोनों एक रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तभी उन्हें देखकर साथ वाली टेबल वाले कहते हैं, अरे जरा इन दोनों की जोड़ी तो देखो। वाइफ इतनी गोरी है पर पति काला सा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जरूर पति सरकारी नौकरी वाला होगा, इसीलिए दोनों की शादी हो गई। हाँ, आजकल तो दुनिया में यही सब हो रहा है। ये सारी बातें वो दोनों सुन लेते हैं और सलोनी कहती है, देखा आपने, वो दोनों हस्बैंड वाइफ किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके साथ बाहर नहीं आना चाहती थी। मुझे पता है बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई टोकेगा ही हमें देखकर। सलोनी, दुनिया 100 बातें बोलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की सारी बातें सुनो। इनका काम यही है। चलिए यहाँ से, मुझे अब डिनर नहीं करना। सलोनी जी, मेरी बात तो सुनिए। सलोनी जी। इस तरह से दोनों घर चले जाते हैं। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी बहस होती थी। अगर नमन सलोनी को मनाकर शॉपिंग पर ले जाया करता था तो वहीं सब सुनने को मिलता था। वक्त बीतता है।
एक दिन अंजना सत्संग में गई थी। सलोनी स्टूल पर चढ़कर रसोई की सफाई कर रही थी। अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी नमन आकर उसे संभाल लेता है। वो कहता है, अरे सलोनी जी, ये क्या हुआ आपको? आपका पूरा शरीर इतना तप क्यों रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, वो मुझे कल रात से बुखार था। अरे तो बताया क्यों नहीं मुझे? काम करना जरूरी था। जी माँ जी घर पर नहीं है, सारा काम फैला पड़ा है तो सफाई तो करनी होगी ना, खाना भी बनाना बाकी है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगा, आप बस आराम कीजिए। ऐसा कहकर नमन उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करता है, फिर उसे जूस पिलाकर दवाई दे देता है, जिसके बाद वो सो जाती है और घर की सफाई करता है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है। कुछ देर बाद सलोनी उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है कि नमन कहता है, अरे आप उठ गई? मैंने मना किया था ना बेड से नहीं उठेंगे। चलिए वापस जाइए, आराम करना है आपको बस। अरे पर मुझे काम तो देखने दीजिए। ओहो, मैंने सब काम कर लिया, विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए, ये रहा खाना। उसके ये कहने पर सलोनी घर को चमचमाता हुआ पाती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह नमन जी, आपने तो सच में सारा काम कर लिया। आपको खाना बनाना भी आता है? हाँ, आपकी शादी एक मल्टी टैलेंटेड लड़के से हुई है, बस दिखने में मार खा गया मैं। अरे ऐसा मत बोलिए, नमन कितने अच्छे हैं, मेरी फिक्र करते हैं, सारा काम भी कर लिया उन्होंने तो। तभी नमन उसे अपने हाथ से जूस पिलाता है कि दरवाजे पर बैल बजती है और उसकी सहेली पायल आकर कहती है, अरे सलोनी कैसी है तू? और ये जीजा जी है क्या? बुखार में हूँ यार। हाँ, ये तेरे जीजा जी हैं। व्हाट? तू इतनी गोरी चिट्टी सुंदर होकर काले लड़के से कैसे शादी कर सकती है? हर जरा खुद को और इसे तो देख ले, तूने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली यार। पायल कुछ भी मत बोल, तू ऐसे नहीं कह सकती। अरे यार मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अरे 4 लोग तुझे क्या बोलेंगे जब तू बाहर इनके साथ जाया करेगी? 4 लोगों की तो पता है मुझे, पर तू भी ऐसे बोलेगी ये नहीं पता था। देख पायल, तू दोबारा फिर कभी नमन को इस तरह से मत कहना। ये जैसे भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। चाहे सूरत कैसी भी हो लेकिन सीरत तुझसे तो अच्छी ही है। पता भी है मुझे बुखार था, इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है। ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। शायद ये मेरे 16 सोमवार के व्रत का ही फल है। मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया है। नमन जी, पायल ने आपको जो भी बोला और मैंने भी आपको जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सलोनी जी, मुझे अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, शुक्रिया। जीजू मुझे माफ कर दीजिए। तू खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ अब। ये कहकर पायल चली जाती है। साथ ही सलोनी अपने पति की सूरत नहीं सीरत को अपनाकर उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। आपने धरती की सास बहू की लड़ाई को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी चुड़ैल लोग की, चुड़ैल सास बहू की लड़ाई को कभी देखा या सुना है? नहीं ना? तो आइए हम चुड़ैल सास बब्बन और चुड़ैल मेनका बहू के पास चलते हैं। ये दोनों धरती से दूर बादलों के ऊपर चुड़ैल लोक में रहती हैं। ऐसे ही एक दिन मेनका अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी। तभी चुड़ैल बब्बन आकर कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर अपने नाखून सजा रही है, चुड़ैल कहीं की। आपसे मतलब आप अपनी लाली लिपस्टिक लगाकर चुड़ैल लोक में उड़ती हो तब कुछ नहीं होता? आपकी शिकायत ना ससुर जी से करनी पड़ेगी। जा जा चुड़ैल बहू, जिसे कहना है कह दे। ना मैं तुझसे डरती हूँ न तेरे ससुर जी से। मेरे एक बार करते वो बिच जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल सासू माँ, क्यों सुबह सुबह लड़कर मेरी दिमाग की हटा रही हो? बिना लड़े आपको चैन नहीं आता क्या? मुझे तुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि क्या बताऊं। और जल्दी से अब चाय दे दे, तुझसे बहस करके मेरा सिर और दर्द हो रहा है। मैं क्यों बनाऊं चाय? वैसे भी आप मुझ पर हुक्म चलाती थी और यहाँ भी। खुद बना लो अब आप, मैं कोई काम नहीं करूंगी। क्या बोली तू? तू मेरी बहू है, काम तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे तू कहीं भी हो। माँ जी बहुत हुआ आपका, मैं धरती पर आपका काम किया करती थी, अब यहाँ पर हुक्म मत चलाओ, चैन से यहाँ जीने दो। और अब तो आप भी चुड़ैल हो, जादू से चाय बनाओ, पर मुझे मत कहिए। तुझे तो मैं बताऊंगी बहू, मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़ाई करते ही दोनों सास बहू अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं दोनों हेडफोन से गाना सुनते हुए आ रही थी कि दोनों टक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी मेनका चुड़ैल कहती है, अरे माँ जी आपको चैन नहीं है क्या? अरे क्यों मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती आप? और ये क्या, मेरी नकल कर रही थी आप? मैं नहीं, तू मेरी नकल करके गाने सुन रही है। और तू अंधी है क्या?
दिखाई नहीं देता अपनी सास को जानबूझकर धक्का मारी है, साफ पता है मुझे। अरे जानबूझकर तो आपने धक्का दिया है ताकि आप मुझसे बदला ले सको। मैंने आपकी चाय नहीं बनाई ना। चुड़ैल, मैं तेरी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। क्या बोला आपने मुझे? मैं गिरी हुई चुड़ैल हूँ? चुड़ैल तो आप भी हैं माँ जी, और मैं गिरी हुई नहीं हूँ, आपकी सोच ही गिरी हुई है। बहुत हुआ माँ जी, अब आप मेरे वार से नहीं बच सकती। ये कहते ही मेनका हवा में उड़कर उस पर अपनी शक्तियों का वार करती है। तभी बब्बन भी अपना वार करती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। तूने क्या सोचा तेरी सास कमजोर है? छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। लड़ना है तो आज लड़, दो हाथ करते हैं। हारेंगी तो आप ही सासू माँ। दोनों लड़ने लगती हैं। कभी बहू सास को धक्का देती है तो कभी सास बहू को। दोनों चुड़ैल आपस में बाल भी खींचती हैं। तभी उन दोनों के पति आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेनका, तुम ये क्या कर रही हो? माँ के साथ क्यों लड़ाई कर रही हो? माँ जी ने मुझे ललकारा है, जवाब तो देना ही होगा ना सुमित। अरे बहू, तेरी सास की कमर टूट जाएगी, इतना मत लड़। क्या बोला आपने? मेरी कमर टूट जाएगी? कमर तो मैं आपकी तोड़ूंगी अगर बहू का साइड लिया तो। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के पति उन्हें पीछे की ओर खींचकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। अरे बब्बन, तुम पागल हो गई हो? बहुत से ऐसे कोई लड़ता है क्या? तुमने फिर से बहू की साइड ली, अब तुम देखो। ये कहते ही चुड़ैल बब्बन जादू से हाथ में बेलन लाकर अपने पति की बहुत पिटाई करती है। तभी वीरेंद्र के सिर पर चिड़िया घूम रही होती है। अब की बार मुझसे पंगा मत लेना। तुम जानते हो ना कि मैं चुड़ैल बब्बन हूँ। तुम भूत बनकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी ओर सुमित मेनका को कहता है, मेनका, तुम सास बहू धरती पर लड़ती थी, समझ आता है, पर यहाँ चुड़ैल बनकर तो अच्छे से जी लो, यहाँ भी लड़ी भिड़ती रहती हो। तुम अपनी माँ के सहित मेरे सामने लिया ही मत करो। चुड़ैल मेनका हूँ, भारी पड़ जाऊंगी तुम पर। ये मुझे पति परमेश्वर की कोई ज्ञान नहीं है। अरे तुम समझौता कर लो माँ से। दोबारा ऐसा बोला तो फिर से हवा में लटका दूंगी। दोनों चुड़ैलों ने अपने अपने पतियों को भी धमका दिया था। बेचारे भूत सहम गए थे। वहीं दोनों सुबह सुबह नई लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहनकर आती हैं। तभी दोनों एक दूसरे को एक जैसी साड़ी में देखकर हैरानी से कहती हैं, अरे आपने फिर मेरी नकल करी। अरे चाहती क्या है आप? मेरे जैसी साड़ी पहनने से बुढ़ापे में आपको कोई एंजेलिना जोली नहीं कह देगा। बहुत तू हाथ पार कर रही है। मैं तेरी नकल नहीं कर रही, तू मेरी नकल कर रही है। मैं तेरी तरफ झांकी भी नहीं हूँ। मेरी फेवरेट साड़ी है ये। ओह, अब समझी मैं। तुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, इसलिए तू सेम साड़ी पहन कर आ गई और मुझे ये सब बोल रही है। मुझे आपकी तरह चाल पाटियां करना और नजर रखना नहीं आता। क्या घोड़ी की तरह की कर रही है? बस कर। आसपास की चुड़ैल तेरी हंसी सुनकर रो पड़ेंगी। माँ जी, मेरी हंसी तो एक बार को ठीक भी है, पर आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई गधा ढेचू कर रहा है। चुप हो जा चुड़ैल बहू। कहीं तू ऐसे हंस हंस कर पागल हो गई तो चुड़ैल के पागल खाने में तुझे भर्ती करवाना पड़ेगा आज ही। माँ जी, आपको तो मेनका घूरते हुए पैर पटक कर चली जाती है। तभी दोनों गुस्से से बादल पर बैठकर आए हुए थे। मेनका बादल को हटाकर धरती पर देख रही थी। बब्बन आकर कहती है, क्या झांक रही है बहू तू? माँ जी, वो देखना, सास बहू कितने प्यार से रह रही है और हम कितना लड़ते हैं। अच्छा, मुझे भी दिखा जरा। तभी दोनों नीचे देखती हैं, जहाँ एक सास अपनी बहू के साथ शांति से हंसते हुए खाना खा रही थी। माँ जी, और खाना दूँ आपको? हाँ बहू, देने। तूने वाकई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये ले मेरी तरफ से ये शगुन के कंगन तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, ये कंगन तो आप ही की तरह बहुत प्यारा है। तभी सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं, जिसे देख बब्बन चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। हमें भी ऐसे प्यार से रहना चाहिए। एक कोशिश तो जरूरी है ना। हाँ माँ जी, तो अब हम प्यार से रहेंगे। तो बताइए, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ बहू। बब्बन अपने कमरे में बैठी थी और मेनका चुड़ैल चाय लेकर आती है। तभी उसे इतनी जोर की छींक आती है कि सारी चाय अपनी सास पर उड़ेल देती है और बब्बन कहती है, हे भगवान, चुड़ैल कहीं की, सत्यानाश हो तेरा। एक प्यार से काम करने को बोला, वो चाय भी तूने मेरे ऊपर डाल दी। ओह माँ जी, सॉरी, वो गलती से हो गया। मुझे छींक आ गई। एक मौका और दीजिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक मौका और देती हूँ। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, उससे पहले आपको साफ कर देती हूँ। मेनका अपने जादू से अपनी सास के कपड़े बदल देती है और उसके पांव दबाने लगती है। तभी बब्बन के गुदगुदी होने से वो बहुत हिलती है।
अरे अरे बहू, तू ये क्या करी? अरे राम राम राम। अरे बहू बस कर, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही तेरे पाँव दबाने से। अच्छा माँ जी, अब तो मैं आपके और पैर दबाऊंगी। अरे बहू नहीं नहीं बहू बस। तभी दोनों हंसते हंसते बेड से गिर जाती हैं और कहती हैं, लग गई। अरे उठा बहू, मुझे मेरी कमर गई। हाँ माँ जी। अरे माँ जी, हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। हम आदर्श सास बहू नहीं बन पाए। मुझे मत गिन, तू ही ठीक से काम नहीं करती है, पहले भी और अब भी तू ही आदर्श नहीं है। माँ जी, कमी तो आप में भी है। आपने कब मुझे पुचकारा, बोला है कभी मुझे प्यारी बहू? ठीक है, अब बोलती हूँ। आजा मेरी प्यारी चुड़ैल बहू, कितनी गुनी है, बिल्कुल नहीं झगड़ी अपनी सास से। ये कहते ही बब्बन अपनी बहू के गाल पकड़कर खींचती है। तभी चिढ़ते हुए मेनका कहती है, जी 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 जी, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? हटिए, गंदा लग रहा है। देख लिए तूने, तुझे भी मेरा प्यार करना रास नहीं आया। सच बात तो ये है कि हम बिना लड़े रह ही नहीं सकते। हम प्यार भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना तो शांति मिलती है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक एक दूसरे को मिर्च मसाले की तरह सुना ना देना तो दोनों को ही चैन नहीं आता। हाँ बहू, तू सही बोली। ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये चुड़ैल और सास बहू लड़ने के लिए ही बनी। एक दूसरे से जब तक लड़ ना लें, एक दूसरे को चैन नहीं आता। इस तरह दोनों चुड़ैल सास बहू बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हैं। बारामूला क्षेत्र में रहने वाली यशोदा का इकलौता बेटा था वनराज, जिसकी शादी लीलावती की बेटी गीतिका से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त दस्तक देता है। माँ, जाने ये माँ कहाँ लापता है। माँ! वनराज की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली मोहिनी कहती है, लल्ला, हम कुछ मदद कराएं का? हाँ काकी, जरा मेरा सेहरा बांध दीजिए। मोहिनी झट से भीतर आकर कहती है, दूल्हे के सर पर सेहरा सजाने का काम तो दूल्हे की अम्मा का होता है। ये यशोदा कौन से भीड़ में उलझी हुई है? मोहिनी ऐसा कह ही रही थी कि तभी दूल्हे की माँ यानी कि यशोदा हाजिर होती है। अरे यशोदा, क्यों मोहिनी, हो गई ना मेरे रूप की कायल? अरे यशोदा, ये क्या लीपा पोती कर लिया है तूने? अब तो ये लटके झटके कम कर दे। सास बनने जा रही है, 55 की उम्र में ये बचपन वाले शौक तुझे शोभा नहीं देते। चुप कर, तुझ जैसी बौड़म औरत को क्या पता, आज मेरे बेटे की शादी है तो मेरा चमकना धमकना तो बनता है। देखना आज मेरा ये रूप बहू को भी पीछे न छोड़ दे तो कहना। थोड़ी देर के बाद बारात दुल्हन के घर पर दस्तक देती है, जहाँ मंडप में बैठी दुल्हन गीतिका की माँ लीलावती कहती है, अरे गीतिका, ये चमकता सितारा तेरी होने वाली सास ही है ना? हाँ माँ, ऐसा लग रहा है सर से पांव तक चूने की पुताई करके आ गई। देख तो जरा, एकदम तेरे जैसा गाढ़ा मेकअप किया है। तेरी नकलची सास तेरे ही रूप का स्वांग रचा कर आई है। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हैं। शादी का कार्यक्रम समाप्त होने के साथ गीतिका मायके से ससुराल विदा हो जाती है। कुछ घंटों के बाद बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर बिखेर कर गृह प्रवेश कर। गीतिका भीतर आकर जैसे ही अपनी सास के पांव छूने को झुकती है, तभी यशोदा कहती है, अरे अरे, ठहर जा बहू, अभी तो मैं जवान हूँ। तू मेरे पाँव छूकर क्यों मुझे बूढ़े की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है? इस मेकअप के अवतार में मैं तेरी छोटी बहन के जैसी लग रही हूँ। यशोदा की ये बात सुनकर सभी औरतें ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। सवेरे गीतिका तड़के भोर उठकर कामकाज निपटाकर सजी धजी रसोई घर के कामों में लगी होती है। तभी यशोदा की नजर एकाएक उसी पर जा रुकती है और फिर, अरे ये बहू ने कौन सा मेकअप लगाया है जिससे इसके चेहरे पर इतनी चमक दमक छाई हुई है? पता लगाना पड़ेगा कि बहू की इस चांद से रूप का राज क्या है। यशोदा के मन में अपनी बहू जैसी दिखने की बुरी चाह समा जाती है, जिसे पूरा करने की होड़ में वो पहुंच जाती है अपनी बहुरानी के कमरे में। और फिर, अरे वाह, ये तो वही मशहूर नायका प्रोडक्ट है जो आजकल बड़ी ही सुर्खियों में छाया है। यशोदा मेकअप को अंजाम देकर हॉल में आकर मजे से बैठ जाती है। तभी गीतिका कहती है, माँ जी, चाय। ये अचानक से सासू माँ का मुरझाया बासी चेहरा तरोताजा कैसा लग रहा है? लगता है लाडो रानी ने मेरा मेकअप लगाया है। बहू तो कुछ बड़बड़ा रही है क्या? अरे वाह माँ जी, आपका चेहरा तो मेनका उर्वशी जैसा चमक रहा है। क्या लगाया है?
बहू के मुंह से तारीफ के 2 बोल सुनकर यशोदा अपनी जुबान पर लगा ताला तोड़ डालती है। जो मेकअप तूने लगाया है मैंने भी थोड़ा सा लगाया, और देख कैसी मैं सुंदरता में तुझे भी मात दे रही हूँ। बढ़ती उम्र में इतना शौक, जाने कैसी कॉपी कैट सास पल्ले पड़ी है। फिर अगली सुबह गीतिका किचन में खड़ी ग्रीन टी पी रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ धमकती है। अरे गीतिका बहू, ये तू चोरी छिपे क्या गटक रही है? माँ जी, ये लिप्टन ग्रीन टी है जो बॉडी में फैट नहीं जमने देता। ऐसा क्या? फिर तो बहू इसे पीने की तुझसे ज्यादा जरूरत मुझको है, ला दे। यशोदा अपनी बहू के हाथ से कप छीनकर जैसे ही उसकी एक चुस्की जुबान के भीतर लेती है, वो बिगड़ा सा मुंह बनाकर थूक कर कहती है, जी रे बहू, ये कैसी बकबकी सी चाय है। राम राम, एकदम नीम के घूंट जैसा स्वाद है इसका। माँ जी, किसने कहा था आपको मेरी कॉपी करने को? जब देखो तो मेरी नकल करती रहती हैं। क्यों बहू रानी, मैं क्या तुझको नकलची बंदरिया दिखती हूँ? तू कोई ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ नहीं है जो मैं तेरी देखा देखी करूंगी। आई बड़ी। यशोदा बात टालकर वहाँ से बच निकलती है, मगर यशोदा रानी बहू को कॉपी करने से कहाँ बाज आने वाली थी। एक बार की बात है। क्यों बहू रानी, इतना सज धज कर कहाँ जल्दी सवारी? माँ जी, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। कटी पार्टी? अरे ये क्या झोल है? कटी पार्टी नहीं माँ जी, किटी पार्टी, जहाँ औरतें गेम खेलती हैं, बड़ा मजा आता है। तब तो मैं भी चलूंगी बहू इस काटा पीटी के खेल में। माँ जी, इस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। किटी पार्टी गोटियां खेलने जितना आसान नहीं है। बहू तो मुझे चैलेंज कर रही है। अब तो मैं चलूंगी भी और खेलूंगी भी। दोनों सास बहू का जोड़ा चल पड़ता है गीतिका की सहेली श्वेता के घर। श्वेता, ये मेरी सास हैं। अच्छा, वही ना जो तेरी कॉपी करती रहती है? हाँ यार, एक छोटी बड़ी चीज में बहू की कॉपी करना तो कोई इनसे सीखे। नाक में दम कर दिया है यार इन्होंने। तो चिंता मत कर, आज तेरी इस ओल्ड लेडी सासू माँ को मिलकर ऐसा मजा चखाएंगे कि कॉपी करने का भूत उतर जाएगा। यशोदा कोना पकड़कर बैठ जाती है और शुरू होती है किटी पार्टी, जिसमें लगातार यशोदा को हार नसीब होती है। क्या हुआ आंटी जी, आप तो लगातार अपनी बहू से मात खाती जा रही हैं। दरअसल मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू औरों के सामने मुझसे हार जाए, इसलिए मैंने अपने हाथ ढीले कर दिए। ओए गीतिका, तेरी ये सास कॉपी करने में माहिर होने के साथ साथ बातों से भी काफी चट्ट है। असल मायने में मेरा डिब्बा तो गुल हो ही चुका है। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि इस पत्तों के खेल में मेरी बहू के हाथ इक्का लगेगा और मुझे जोकर नसीब होगा, तो मैं इस खेल में शुमार होती ही नहीं। यशोदा को इस बात का मलाल तो था कि उसे अपनी बहू की ये कॉपी में मुंह की खानी पड़ी थी, मगर इतने में भी वो कहाँ रुकने वाली थी। तकरीबन महीने भर के बाद गीतिका के जन्म दिवस का अवसर आता है, जिसकी खातिर वो खास ड्रेस सिलवाती है। ये देख नकलची यशोदा हूबहू ड्रेस बनवा लेती है और कहती है, सांझ हो गई, आज तो चारों ओर मेरे ही जलवे होंगे। यशोदा बहू के हूबहू रंग आकार का कपड़ा लटकाए, मेकअप में डूबी, ऊंची हील पहने लड़खड़ाती हुई पार्टी में आती है, जहां मौजूद सभी औरतें उसे देख भौचक्की रह जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, दोनों सास बहू एक ही रंग में दिख रही हैं। माँ जी, ये क्या, आपने तो हूबहू मुझ जैसा गाउन पहना है। क्यों बहू, फब रहा है ये ग्राउंड मुझ पर? माफ करना आंटी, उसे ग्राउंड नहीं गाउन कहते हैं। ना तो आप नूतन लग रही हैं ना रेखा। जाने क्यों मुझे तुम सभी के भीतर से जलने की बू आ रही है। यशोदा ये कहकर नाचने लगती है, तभी उसकी हाई हील का बैलेंस बिगड़ने के चलते वो जमीन पर रायते की तरह फैल जाती है और एक चर्र की आवाज आती है। ये लो भैया, चारों खाने चित्त हो गए। अब तुम सबकी टोक के चलते मैं गिर गई। यूं कि ये तो वही मिसाल हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यशोदा, शौक पूरे करने की एक उम्र सीमा होती है। इस बुढ़ापे में ये एशियन पेंट तेरे थोबड़े पे जरा सा भी नहीं जच रहा है। वो क्या बोल गए हैं पुरनिये? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हर चीज में अपनी बहू की कॉपी करना भला नहीं है यशोदा। लगातार बहू की कॉपी करने के चलते यशोदा को भरी पार्टी में व्यंग्यता का पात्र बनना पड़ता है, जिसके बाद अंत में यशोदा कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ जितनी सुंदर दिखने की होड़ में हर बार तेरी कॉपी की, मगर मैं ये भूल बैठी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। उस रोज के बाद से दोनों सास बहू के बीच अच्छे तालमेल की शुरुआत होती है और यशोदा सादगी भरा रुझान अपना लेती है। रात में साइकिल पर चाय बेचती हुई एक औरत
चाय लीजिए, चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक तुलसी अश्वगंधा से तैयार मसाले वाली चाय लीजिए, एक चुस्की जो आपको दे तंदुरुस्ती। सुनिए, जरा एक कप चाय दे दीजिए। जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। तभी पीयूष उसकी बनी चाय पीकर कहता है, आहा आहा, अरे वाह, कितनी अच्छी चाय बनाती हैं। इसे पीकर तो मेरा सिर दर्द ही खत्म हो गया और मैं तरोताजा भी हो गया। आपके हाथों में जादू है वाकई। शुक्रिया, सबको हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। और लेंगे आप? जी जी बिल्कुल, एक कप चाय पिला दीजिए। पीयूष दोबारा से चाय पीकर चला जाता है। तभी एक आदमी आता है जिसके मुंह पर कट का निशान था। उसे देखकर सुलेखा आंखें बड़ी कर लेती है और जब वो चाय मांगता है तो सुलेखा उसे चाय दे देती है, जिसे पीकर उसके गले में तेज का दर्द होता है और वह मुंह से झाग निकालकर तड़प तड़प के मर जाता है। तभी वो चुड़ैल रूप में आकर कहती है, तुझे ऐसा तड़पता देख अब मेरे दिल को सुकून आया है, वही सुकून जो लोगों को मेरे हाथ की चाय पी कर आता है। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसकी सजा तो मुझे तुझे देनी ही थी, वो भी इस तरह से ही। मेरी जिंदगी नरक बनाई थी ना तूने, ले मैंने तेरी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। आखिर ये कैसा मंजर था जहाँ एक चुड़ैल आम इंसान बनकर लोगों को चाय पिलाती है और दूसरे आदमी को मार देती है। क्या उस दूसरे आदमी से चुड़ैल का कोई ताल्लुक था? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। मंडा गांव में सुलेखा नाम की सिर्फ एक औरत अपने बीमार पति रघु और 7 साल के बेटे शिवम के साथ हंसी खुशी रह रही थी। पर उनका परिवार बहुत गरीब था, जहां टूटी फूटी झोपड़ी में 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल था। ऐसे में सिर्फ सुलेखा ही थी जो घर चलाने के लिए बाहर झाड़ू पोछा का काम करती थी। वो सफाई कर ही रही थी कि उसकी मालकिन यशोदा उसे नौकरी से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपनी बची कुची पगार लेकर घर चली आती है, जहां उसका बेटा कहता है, माँ भूख लगी है, खाना बना दो। थोड़ी देर बेटा, अभी बनाती हूँ खाना। सुलेखा तुम आ गई क्या? मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। अजी आपकी दवाई खत्म हो गई है, मैं जरा बाहर से लेकर आती हूँ। शिवम बेटा थोड़ा इंतजार करना। ठीक है, ले आओ। ऐसा कहकर सुलेखा दवाई लेकर घर आ जाती है और अपने पति को खिला देती है, जिसके बाद वह शिवम के लिए खाना बनाती है और कहती है, शिवम ले बेटा खाना खा ले तू। ठीक है माँ। माँ मेरी चप्पल टूट गई है, पैर में कंकड़ चुभ गया था, नई चप्पल ला दो, बहुत टाइम से इसे घिस रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं चप्पल ले आऊंगी तुम्हारी। उनके पाँव में दर्द हो रहा है, पाँव भी दबा देती हूँ। जब वो रघु के दवाई लगाकर पैर दबाती है, तभी पैसों की परेशानी उसके मन में चलती है और वो कहती है, नौकरी चली गई है मेरी, अब मैं क्या काम करूंगी? कैसे घर का खर्चा चलेगा? कैसे शिवम की ख्वाहिशों को पूरा करूंगी? उनकी दवाई कैसे लाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुलेखा जरा आराम से पैर दबा। माफ कीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? कोई चिंता है तो बता दो। नहीं जी, कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है। बस ना कोई सस्ता सा काम शुरू करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पर तुम तो मालकिन के यहाँ काम करती हो। रघु जी, मैं अपना काम करना चाहती हूँ कोई। जो सस्ता हो। अपना काम कर सकते हो तो सिर्फ चाय ही है सस्ता सामान। सामान सस्ता लगता है और चाय से बिक्री काफी अच्छी होती है। आपने सही कहा, अब मैं चाय ही बनाकर बेचूंगी। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, काम चल जाएगा। तभी सुलेखा अपनी पगार में से चाय बनाने का सारा सामान ले आती है और चाय बना लेती है। मैंने चाय तो बना ली, लेकिन इसे बेचूंगी कैसे? ठेले के लिए तो पैसे लगेंगे और चाय का सामान, उनकी दवाई लाने के बाद नाम मात्र पैसे बचे हैं। ये तो रघु जी की साइकिल है, इसी पर चाय बेचूंगी अब तो। तभी सुलेखा रघु की साइकिल पर चाय की टंकी रखकर साइड में कप लटका लेती है और चाय बेचती हुई जाती है। चाय लीजिए, चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक तुलसी मुलेठी अश्वगंधा से बनी मसाला चाय पीजिए, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए ग्लास। सुनिए, जरा मुझे 1 कप चाय दीजिए। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, आपकी चाय तो बहुत ही लाजवाब है। इसे 5 नहीं 10 रुपए का होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, मैं सबको कम कीमतों में चाय पिलाना चाहती हूँ। चाय है ये, जूस थोड़ी जो 20-30 रुपए का आए।
ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुनिए, जरा मुझे भी चाय दे दीजिए। तभी सुलेखा की साइकिल वाली चाय की दुकान पर एक एक करके सब आने लगते हैं और जो भी उसके हाथ की बनी चाय पीता वो ही उसकी तारीफ करता। देखते ही देखते सुलेखा का चाय का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। ठंड आनी शुरू हो गई थी, इसलिए सुलेखा अपने पति से कहती है, रघु जी, मैं सोच रही थी ठंड आ रही है तो चाय की बिक्री इस वक्त बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं 8-9 बजे तक चाय बेचूंगी, इससे दुगनी कमाई होगी। ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है सुलेखा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी, प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ 8 बजे तक। चाय बेचने लगती है कि एक अजीब आदमी आता है जो उसकी चाय पीकर पैसे नहीं देता है। तभी सुलेखा कहती है, अरे भाई साहब, मेरी चाय के पैसे तो दे दीजिए। अरे कौन से पैसे? जानती नहीं हो मैं यहाँ का गुंडा हूँ, किसी को कोई पैसे नहीं देता। चल निकल यहाँ से, 5 रुपए के लिए मर रही है। हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। बोला ना नहीं दूंगा। देखिए भाई साहब, आप पैसे दे दीजिए। सुलेखा के बार बार कहने से वो गुंडा गुस्से में आकर सुलेखा को मार डालता है और उसकी चाय की साइकिल में लात मार कर चला जाता है। तभी सुलेखा चुड़ैल बनकर कहती है, तूने मुझे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया, मुझे तड़पा कर मार डाला, तुझे भी ऐसे ही मारूंगी, पर परिवार का पेट तो मुझे पालना होगा और अब भी मैं चाय बनाकर बेचूंगी। तभी चुड़ैल अपना रूप बदलकर पहले जैसी बन जाती है और घर चली जाती है। उसके बेटे और पति को कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ही वो चाय बनाकर साइकिल पर बेचने लगती है। तभी एक दिन वही आदमी आता है और उसको देखकर वो उसकी चाय में जहर मिलाते हुए कहती है, बहुत चाय पीने का शौक है ना तुझे, आज फ्री की चाय पीने की तेरी सारी चाहत पूरी हो जाएगी। लीजिए, चाय पीजिए। अंधेरे में वो आदमी उसकी शक्ल नहीं देख पाता और उससे चाय पीकर तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर मेरा बदला पूरा हो ही गया, जो जैसा करेगा वो वैसा तो बढ़ता ही है, तुझे तेरी मौत मुबारक हो। इस तरह चुड़ैल वापस इंसानी रूप में आकर चाय बेचने लगती है। किसी को पता नहीं चलता और ऐसे ही वो अपने परिवार का ख्याल रखती है। आखिरकार मेहनत करके एक दिन वो चाय की बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है, जिसके बाद उसकी चाय मशहूर हो जाती है और वो कई ब्रांच खोलती है। साथ ही उसका पति भी ठीक हो जाता है और वो भी चाय की दुकान पर बैठकर दुकान का सारा हिसाब रखता है और अब उनके पास एक नया बड़ा बंगला होता है।